दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक करते हैं क्वारंटीन और दूसरा करते हैं आइसोलेशन। Main purpose of isolation and quarantine is that there should not be further transmission of the infection either from a definitive person who is positive or from a suspected person. For example, once you have a person who is having the positive test for the PCR or positive RNA, that means the person is having the infection. So we have to isolate the person. उसको बिल्कुल अलग करना है, अलग जगह में करना है, अलग वार्ड में करना है। दूसरा होता है क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब है कि पेशेंट इज सस्पेक्टेड, प्रूवन अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसमें, तो उस समय जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप स्वाब लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल के और पीसीआर के लिए भेजते हैं, और पीसीआर में 10 घंटे लगते हैं और रिजल्ट आने में आप समझिए कि लगभग 12 घंटे लगते हैं। तो वो 12 घंटे के लिए जो है पेशेंट को कहाँ रखा जाए, तो ऐसे में हम लोग जो है पेशेंट्स को बिल्कुल अलग कमरे में रखते हैं जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम यानी कि वॉशरूम होता है। वो 12-14 घंटे तक वहीं पर रहता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है यानी कि पीसीआर नेगेटिव है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस पर्सन को हम घर भेज देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो वो पेशेंट कहाँ जाएगा, आइसोलेशन में जाएगा। तो आइसोलेशन इज प्राइमरली फॉर द स्टेबल पेशेंट्स, उनको कोई फ्लक्चुएशंस ब्लड प्रेशर का नहीं है, वो स्टेबल हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है और किसी तरीके का ऐसे सिम्टम साइंस नहीं है जो कि अनस्टेबल बताते हो। तो अगर ये क्वारंटीन में रखा हुआ पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है तो वो आइसोलेशन में मूव कर जाएगा। पर्पस ऑफ द क्वारंटीन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द कम्युनिटी, मतलब उनको दूसरी जगह से अलग रखना है, और मॉनिटरिंग कॉन्टैक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, आपको सस्पेक्टेड है तो उसमें आप देख सकते हैं कि दोबारा से वो सिम्टोमेटिक हो रहा है या नहीं है, एंड सेग्रीगेशन ऑफ द सस्पेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम अदर क्वारंटीन पर्सन, यू हैव टू डू इट। Indication: all the contacts regardless of their risk of the exposure shall be advised for the quarantine. इसमें एक हेल्थ केयर वर्कर्स भी होते हैं, जब वो काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या दूसरा स्टाफ है, पर जो हॉस्पिटल अटेंडेंट्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं वो भी कांटेक्ट में आते हैं। अगर वो हॉस्पिटल में रहेंगे, ऐसे वार्ड में रहेंगे जहाँ पे कोविड पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट रखे गए हैं, तो उसके बाद में ड्यूटी आवर्स के बाद में फिर उनको एक आइसोलेशन जगह में रखा जाता है, आइसोलेटेड प्लेस में, जहाँ पे वो सिंगल रूम में रहते हैं अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ में जो होता है। उसका मेन पर्पस है ये है कि जो उससे फिर दूसरे को रिस्क ना हो एक्सपोजर का, तो इसलिए उसको एकदम अलग रखते हैं, क्वारंटीन कहते हैं उसको। मैं अभी बताऊंगा कि उसका पर्पस क्या होता है और हाई रिस्क एक्सपोजर क्या होता है और लो रिस्क एक्सपोजर क्या होता है उसमें। और क्वारंटीन हम जो है कितने समय के लिए रखते हैं, ये 2 हफ्ते के लिए रखते हैं। अगर आप देखें जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है वो अप टू 14 डेज तक होता है, ठीक है ना। तो और यूजुअली अगर आप देखते हैं तो पेशेंट इम्प्रूव भी जो कर जाता है 2 हफ्ते के बाद करता है, और टेस्ट भी 2 हफ्ते के बाद नेगेटिव हो जाता है। तो जब भी हम क्वारंटीन करते हैं तो एट द एंड ऑफ द क्वारंटीन पीरियड या तो 13वें दिन पे या 14वें दिन पे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो या तो दोबारा वो काम पे आ जाता है या घर चला जाता है। अगर वो इन हॉस्पिटल क्वारंटीन है तो 14 दिन का हम इसमें ड्यूरेशन रखते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कब करेंगे, जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 14 डेज यू हैव टू टेक द सैंपल एंड लुक फॉर द पॉजिटिविटी और द नेगेटिविटी ऑफ द टेस्ट।
What is the definition of the contact? In a healthcare setting, a contact is a person that is involved in any of the following: providing direct care without proper personal PPE for COVID-19 patients, मतलब PPE नहीं पहना है, और staying in the same close environment of the COVID-19 patient including the workplace. जरा देखना क्या हो रहा है. Switching to sleep mode. यानी कि जो कोविड अस्पताल है या वार्ड है जहाँ पे पेशेंट एडमिटेड हैं वो पॉजिटिव हैं और उसके साथ में नर्सेस काम कर रही हैं, वो बेशक पीपीई पहने हुए कर रही हैं और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बाकी का स्टाफ काम कर रहा है. दैट्स व्हाट इज सेइंग ओवर हियर, स्टेइंग इन द सेम क्लोज एनवायरनमेंट, यानी कि वही क्लोज एनवायरनमेंट जो आईसीयू का एनवायरनमेंट हो या आइसोलेशन का एनवायरनमेंट हो, जिसमें आरएनए पॉजिटिव या पेशेंट्स रखे गए हैं, तो वो भी जो है कॉन्टैक्ट के डिटेल्स में आता है और डेफिनेशन में आता है. ट्रैवलिंग टुगेदर इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट इज लेस देन 1 मीटर with a symptomatic person who later tested positive for a COVID-19 such as the porter or ambulance worker. यहाँ पे दिया है. दूसरे क्या होता है कि कांटेक्ट क्या है, बाकी जो है जनरल पब्लिक का कांटेक्ट भी आप दे सकते हैं. अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं बाहर से, इटली से आए हैं, जिस एयरप्लेन में आते हैं तो लेस देन 1 मीटर पे बैठते हैं, सर्कुलेशन एयर का एसी के थ्रू होता है. अगर उसमें एक तो भी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं तो बाकी के जितने भी जो उसके साथ यात्रा कर रहे हैं उनको भी कांटेक्ट की डेफिनेशन में माना जाता है. इसलिए सब लोगों का फिर वो गवर्नमेंट भी जो है उसको ट्रेस आउट करने का भी कोशिश करता है. यानी कहने का मतलब है कि ट्रैवलिंग टुगेदर इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी विच इज लेस देन 1 मीटर विद ए सिम्प्टोमेटिक पर्सन हु लेटर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ए COVID-19 सच एट द पोर्टर, आप देखते ही हैं जो लेके जाते हैं सामान वगैरह, और एम्बुलेंस वर्कर्स ऑल्सो. हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स, मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट्स हाई रिस्क भी हो सकता है, लो रिस्क भी हो सकता है. पहला तो यह है टच्ड बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट, जैसे कि कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है उसका कोई भी फ्लूइड हो, जैसे कि ब्लड हो, वॉमिटिंग हो, सलाइवा हो, यूरिन और फीसिस, एनीथिंग जो भी है, हर जो ये सारे इन्फेक्टेड मटेरियल्स कहलाते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस में सबसे ज्यादा वायरस होता है, यूरिन में सबसे कम होता है, लेकिन होता है तो, लेकिन ये भी कांटेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं. हैड डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडी ऑफ ए पेशेंट इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विदाउट पीपीई. अगर पीपीई के साथ में है तब तो कोई इशू नहीं है, अगर पीपीई के बिना है तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट, और ये बहुत ही हाई रिस्क होता है, जिसको कहना चाहिए एक्सपोजर कहलाता है. बार बार हम बात करते हैं एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरोसोल. एरोसोल जो है, जैसे आप खांसते हैं, छींकते हैं, कुछ भी करते हैं जिसमें कि आपके पहले तो काफी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है कि वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो कि तैरती रहती हैं, एरोसोल बोलते हैं उसको. डिफरेंट साइजेस की होती हैं, माइक्रोन्स में होती हैं ये जितना भी है. तो कोई भी प्रोसीजर हो, जैसे आप इंट्यूबेट कर रहे हैं तो उसमें भी एरोसोल जनरेट हो सकता है. अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको फेरेंजियल वॉल से अगर सैंपलिंग करनी है या नोज से करनी है, उस समय भी एरोसोल जनरेट हो सकता है. तो एनी सच प्रोसीजर, तो अगर आपने किया है तो भी ये हाई रिस्क कॉन्टेक्स्ट में आता है. PP not removed or replaced according to the guidelines during the patient interaction or exposure to a aerosol generating procedure. PP को पहनना और उसको उतारना एक बहुत ही जरूरी है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और कैसे उतारना है, कैसे ग्लव्स उतारने हैं, और जिससे कि आप PP के आउटर सरफेस के कांटेक्ट में ना आए. अगर ऐसा ब्रीच होता है तो भी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं, हाई रिस्क कांटेक्ट. Touched or cleaned the linens, clothes or the dishes of the patient, self-explanatory. Lives in the same household as the patient, यहाँ पे भी हो जाता है.
anyone in close proximity within a 3 feet or 1 meter of the confirmed case without precaution. तो ये सारे जो हैं हाई रिस्क कंट्रैक्ट हैं. एंड लो रिस्क क्या है? इसके अलावा कोई भी जो है शेयर द सेम स्पेस, वर्क इन द सेम रूम and not having a high risk exposure to the confirmed or suspect cases. जो मैंने हाई रिस्क बताया, अगर उसमें से कोई नहीं है लेकिन आसपास है तो उसको लो रिस्क में कहते हैं. हाई रिस्क कैटेगरी और लो रिस्क कैटेगरी को फिर हम करते हैं हेल्थ केयर वर्कर को. अगर हाई रिस्क है तो 2 हफ्ते तक उनको क्वारंटीन में भेजा जाता है. अगर लो रिस्क है तो उसमें जो पर्सन होता है, हेल्थ केयर वर्कर होता है, उसको कंटिन्यू करता है वर्क करना और सेल्फ मॉनिटरिंग करना होता है 14 दिन के लिए. सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है कि अपना रोज का टेम्परेचर देखना एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, कोई सिम्टम तो नहीं हुआ है. तो कहने का मतलब ये है कि हाई रिस्क में 1 हफ्ता जैसे वो काम करेगा तो अगले 2 हफ्ते तक वो काम नहीं करेगा और बिल्कुल क्वारंटीन में चला जाएगा 14 दिन के लिए, है ना. अगर 14 दिन हाई रिस्क में, जब हम 14 दिन पे वो सैंपल टेस्ट करेंगे आरएनए के लिए, वो नेगेटिव है तो पर्सन विल रिटर्न टू द वर्क आफ्टर द क्वारंटाइन पीरियड. जबकि लो रिस्क में ऐसा जरूरी नहीं है. द गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज coined new terms kind of a thing, active quarantine and the passive quarantine, जो कहीं पे और देखने को नहीं मिलेगा. इसका सिर्फ पर्पस यही है, एक्टिव क्वारंटीन की जब आपको स्टे, आइसोलेटेड स्टे जो आपका करते हैं वो ड्यूटी डेज. होता क्या है कि हाई रिस्क में 1 हफ्ता काम करेगा, 2 हफ्ते काम नहीं करेंगे, यानी कि 2 हफ्ते क्वारंटीन में रहेगा. यानी कि एक साइकिल हो जाता है पूरा 3 हफ्ते का, 3 वीक्स का साइकिल होता है. जो फर्स्ट वीक है जिसमें काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्टिव क्वारंटीन. और ये यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि एक्टिव क्वारंटीन विद इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस में होना चाहिए. तो संजय गांधी में हमने हॉस्पिटल के अंदर ही किया है. और पैसिव क्वारंटीन ये होता है कि 1 हफ्ते के बाद जो 2 हफ्ता क्वारंटीन है वो हॉस्पिटल के बाहर होना चाहिए. बाकी जो आइडेंटिफाइड हैं के प्लेसेस, जैसे होटल में हो सकता है, धर्मशाला में हो सकता है, गेस्ट हाउस में हो सकता है, जहाँ पे सेपरेट रूम्स हैं और अपने वॉशरूम की फैसिलिटी के साथ सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज के साथ में है. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, एज पर द गवर्नमेंट डेफिनेशन, एक्टिव क्वारंटाइन is basically the stay within the hospital premises, and the passive is once the duty is over of the 1 week and the subsequently 2 weeks of the quarantine is elsewhere, maybe in the hotel or guest house and other way. ये पूरा दिया हुआ है इसके उसमें, लेकिन इन नटशेल जो मैंने आपको बताया है कि हाई रिस्क जो होते हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव के साथ में, मैंने हाई रिस्क प्रोसीजर भी मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं. तो इसमें 1 वीक तो इन हॉस्पिटल मैंडेटरी है एंड 2 वीक्स भी आउटसाइड हॉस्पिटल मैंडेटरी है. लेकिन अगर लो रिस्क है तो पर्सन कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑल्सो और होम क्वारंटीन इज एडवाइज्ड ऑल्सो. लेकिन उस स्थिति में घर में एक स्पेशल रूम यानी सेपरेट रूम होना चाहिए, उसके साथ में सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए और घर में कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ द 1 मीटर उनको रखना पड़ेगा. और जो अपने कपड़े हैं, जो बैकपैक है, वो सेपरेट रखना होगा और सेपरेट उसको, यानी कि मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और लोगों से. तो दिस इज कॉल्ड एज द होम क्वारंटीन एंड दैट इज रिकमेंडेड इफ ए पर्सन इज has the low risk exposure. ठीक है. तो इसमें क्या है कि if home quarantine for the healthcare worker is accepted और chosen, कि मतलब ये home quarantine रहेगा, तो उसमें घर का क्या सुविधाएं होनी चाहिए. There shall be uninterrupted 24/7 hours supply of the food and the drinking water. I am saying the drinking water. He or she shall have a separate room with attached toilet. यानी कि दूसरे के
बाकी लोग जो टॉयलेट यूज करते हैं उसमें वो बंदा नहीं जाएगा, यानी कि एक घर में कम से कम 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। The room used by the healthcare worker shall not be shared by the other family members. यानी कि हेल्थ केयर वर्कर जो अपने रूम में है, ना तो वो हेल्थ केयर वर्कर दूसरे के टॉयलेट में जाएगा, ना कि बाकी के बंदे उसके टॉयलेट में आएंगे या नहाने की जगह पे आएंगे। There shall be no sharing of the utensil, linens between the quarantine healthcare worker and the other family members. Healthcare worker shall be able and agree to monitor of the symptoms. तो मैंने बताया कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द सिम्टम्स होना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस डेली। मतलब लिखेगा वो कि फीवर नहीं था, कफ नहीं था, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं थी, और सुबह का टेम्परेचर कितना था और शाम का टेम्परेचर कितना था। दैट मीन्स द डायरी हैज टू बी मेंटेन। हम वो हेल्थ केयर वर्क के कहने पे विश्वास नहीं करेंगे, उसने जो लिखा होगा उस पर विश्वास किया जाएगा। डिस्कार्ड ऑल डिस्पोजल मटेरियल्स इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल चलने से पहले कोई वो है तो उसको रिमूव करें। रिमूव शूज एंड मैक्सिमम पॉसिबल क्लोथ्स आउटसाइड योर हाउस, मतलब हाउस के बाहर करें, और इन आइसोलेटेड एरिया एट होम। कीप बैकपैक जो पीछे के होते हैं एंड हॉस्पिटल स्टफ इन अ सेपरेट और डेडिकेटेड एरिया। मतलब मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए बाकी रूम से, बाकी फैमिली मेंबर्स से। और जैसे ही घर पहुंचेंगे सब उतार के इमीडिएटली बाथ लेंगे और नए धुले हुए कपड़े पहनेंगे। चेंज योर रिमेनिंग क्लोथ एंड डिस्कार्ड देम इन ए लॉन्ड्री फॉर सेपरेट क्लीनिंग। तो मतलब जो क्लीनिंग भी हाउस वो होगी क्लोथ की, वो सेपरेट होगी। मेंटेन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द अदर फैमिली मेंबर। कहने का मतलब ये है आपने अपने कमरे में ही रखना है, दूसरे कमरे में जाना नहीं है और ना झांकना है। मेंटेन स्टैंडर्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। स्टैंडर्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। बार बार अपना हाथ धोना है साबुन से और पानी से, या फिर जो आपका हैंड रब है उससे करना है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स आप जानते ही हैं, जब खांसी आती है तो कम से कम ये ऐसे कर सकते हैं, छींक भी आती है तो should be done in the elbow, not at the hands also. And if you have tissue paper, then immediately discard the tissue paper also. Stay away from the children and the elderly family members. आपको मैंने पहले भी बताया था, जब मेरा पहला लेक्चर था सुबह सुबह पहला, तो उसमें ये बताया था कि जो मॉर्टेलिटी होती है या सीवियर इलनेस जो होती है वो एल्डरली पर्सन्स में आती होती है, जो कि अबाव 50 इयर्स ऑफ एज और पर्टिकुलरली अबाव द 60 इयर्स ऑफ द एज। और द पर्सन हु हैव द अदर कॉमॉर्बिडिटीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, रीनल और किडनी डिजीजेस, तो ऐसे लोगों के बिल्कुल पास नहीं जाना है। कहने का मतलब है कि अगर लो रिस्क है तो होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर घर जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सेपरेट रूम होना चाहिए। अगर आपके घर में 2 स्टोरी हैं, एक नीचे और एक ऊपर है, तो हो सकता है कि वो ऊपर वाली में जाके रहे। थैंक्स।